जो स्टार्टिंग में हिट गया मेरा पहला, वो था देबुली जयपुरिया साड़ी, जो कि अच्छा। SRV स्टूडियो से आया था। तो वो ना मुझे ये बोलती थी, रो गया रो गया रो गया। तो पहले हंसता था ही, फिर मैं रो जाता था। एक मार्केट में गए थे, तो मैं उस टाइम ऐसे ही नॉर्मली चल रहा था, तो पापा को तो पता था ठीक है लोग मिल रहे हैं, तो मेरी मम्मी ना घबरा गई, तेरे से इतने लोग क्यों मिल रहे हैं, कह रहे बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी ने नहीं सोचा था कि 350 मिलियन भी कुछ जा सकता है। आपका गुड लक सॉन्ग कौन सा है? गुलाबी शरारा। इंदर आर्या या जितेंद्र तोमक्याल? यार देखो, या जो उस समय कच्चा बादाम चल रहा है, मेरी रील वायरल होनी शुरू हो गई थी और मैं समझ गया पब्लिक क्या मुझसे चाह रही है। लगभग 2 से 3 साल मैंने रील बनाई, एक भी रील वायरल नहीं हुई। और जब गाना आया उसके 3 महीने तक ये गाना फ्लॉप रहा। अगर मैं क्रेडिट नहीं लेता तो शायद मुझे भी कभी फ़ायदा हो नहीं पाता। अगर ऐसा कुछ हार्ट ब्रोकन होता या लाइफ में कुछ बुरा होता तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं। उसने छोड़ दिया तो मैंने रीज़न पूछा, रीज़न उसने स्टूपिड से रीज़न दिए। उसने सीधे एक ही चीज़ बोली, चल बे, प्यार करके भी देख लिया, लोगों के ताने भी सुन लिए। और मैं घर इसलिए भी नहीं जाता था क्योंकि घर में जाके फिर चीज़ें सुननी पड़ती थी कि क्या कर रहे हो, क्योंकि घर से निकले हुए बहुत साल हो चुके थे। फ़ोन पे भी मैं बहुत कम बात करता था, सिर्फ मम्मी से बात होती थी। कितना टफ होता है हर गाने के लिए उसके हिसाब से उसके लिए स्पेशल स्टेप्स बनाना? मैं 1 हफ्ते से या 10 दिन से मैं उस गाने की फील में होता हूँ जो मैं कोरियोग्राफ करना है। नथुली का डोरा घूमेगा। तो अच्छा, वो आपके इंस्टेंट स्टेप थे? हाँ, अब वो सेट पे ही बनाए मैंने वहीं पे। ओके। फील भी हो रहा हो तो इस जर्नी को जी के फेल हो, ताकि मलाल ना हो ज़िंदगी में। वक्त बदलता है और एक कहावत है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, पहलाग आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 पॉडकास्ट और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी उनके डांस स्टेप जरूर फॉलो किए होंगे और आज भी करते होंगे। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो है मोस्ट फेमस कोरियोग्राफर अंकित कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले न्यूज़ 31 की पूरी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सर, आपके जो डांस स्टेप है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखो, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ड्रीम जैसे कि कंप्लीट हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो कभी सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि हमारे जो उत्तराखंडी सॉन्ग हैं, देश दुनिया से लोग हमारे सॉन्ग्स को सुने, हमारे साथ जुड़ें। तो कहीं ना कहीं आज वो लोग आज कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग हमारे गीतों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत 2016-17 की बात है। तो उस टाइम पे जब लोगों ने मुझे रिक्वायरमेंट रखी कि यार आप कुछ पहाड़ी करो, मतलब कुछ पहाड़ी में क्रिएटिव करो, तो कहीं ना कहीं मैं हर जगह स्टेज पर जाता था, लोगों की यही बोलना होता था कि यार आप कुछ पहाड़ी में करो। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने कोशिश करी कि मैं पहाड़ी में ही कुछ नया क्रिएट करूँ, और तभी वहीं से मैंने एक जो पहाड़ी ठेठ बना और एक वेस्टर्न स्टाइल को मर्ज करके एक स्टाइल बनाया अपना, जो कि आज कहीं ना कहीं मैं अपनी कोरियोग्राफी पे वो चीज़ करता हूँ। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। और आज लोग जो, क्योंकि डांस ऐसी लैंग्वेज होती है जो पूरी दुनिया समझती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी भाषा समझे ना समझे, क्योंकि डांस की वाइब तो पूरी दुनिया में लोग समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डांस के थ्रू अगर आज लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो चीज़ धीरे धीरे काम कर रही है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, बहुत सही बात कही आपने कि जो डांस है वो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं तभी उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे आपका डांस काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो क्या कहते हैं, जैसे कि हर डांस स्टेप को अलग लाने के लिए, जैसे हर गाने में अलग डांस स्टेप होते हैं, अलग ही तड़का होता है, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रहती है? कहाँ से आप इतने अच्छे अच्छे डांस स्टेप लेके आते हैं? देखो, जैसा मेरा जो बचपन रहा हो गाँव घर में पला बड़ा में, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आसपास में लोगों को एब्जॉर्ब किया कि जैसे कुमाऊनी गाने या हमारे जो कोई भी उत्तराखंडी सॉन्ग में लोग कैसे झूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार हमारे गाने में लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उस इन्जॉय को भी कहीं ना कहीं शामिल किया। और फिर जो अभी यूथ है, तो यूथ को थोड़ा सा अलग टेस्ट है थोड़ा सा, तो मैंने उनको भी एब्जॉर्ब किया। तो दोनों को मिला के मैंने वो स्टाइल क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं तभी आज जो हमारे गांव घर की पब्लिक है, जो हमारे यूथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों स्टाइलों को मर्ज करके ये चीज़ क्रिएट किया। और मुश्किल देखो ये होता है कि मेरे को दोनों के टेस्ट के हिसाब से काम करना है। और
हम ये भी नहीं कर सकते कि हम बाहरी कल्चर को लाके हम इसमें एकदम से वेस्टर्न करते हैं, और ये भी नहीं है कि एकदम हम पुराने तरीके से चलें। तो कहीं ना कहीं दोनों को मेंटेन करके चलना है, और हर गाने पे नई नई कोरियोग्राफी, नए नए स्टेप, नई नई चीज़ें। तो ये तो चैलेंज रहता ही है मेरे लिए। आज बहुत बड़ा चैलेंज हर गाने में रहता है कि मैं उस पर बहुत डिटेलिंग में काम करता हूँ, और बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करके सारे सॉन्ग्स मैं पुराने गानों भी देखता हूँ और आज भी देखता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या नया कर सकता हूँ। तो बस यही कोशिश रहती है जी। सर, आपके डांस की सबसे अच्छी खास बात यही है कि आप मॉडर्न को भी लेकर चलते हैं और कल्चर को भी लेकर चलते हैं। तो सर, सबसे पहला आपका गाना जिसमें आपने कोरियोग्राफी की हो वो कौन सा गाना था? सबसे पहले हाँ, अपनों बनू लो दिल में बैठी हूँ, एक हेम बोरा जी एक हमारे, वो फॉरेन में रहते हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने पहला गाना मैं कंपटीशन में विनर रहा था, ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैं विनर रहा। तो पहला गीत उन्होंने मुझे एज अ कोरियोग्राफर, एज अ हीरो भी उसमें मैं था। तो वो जो मेरा फर्स्ट गीत था, जो कि काफ़ी अच्छा, उस टाइम पे 3-4 लाख भी गया था ये, तो काफ़ी उससे मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उस गीत में कुछ मैंने वेस्टर्न ट्राई किया था, मतलब उस टाइम मैंने कुछ खुद का ऐसा कुछ स्टाइल नहीं बनाया, बट मैंने जैसा था वैसा कर दिया। तो वही पहला गीत था जो ठीक ठाक गया। उसके बाद फिर नाककी नथुली में मधुली, और मैं बोलूँगा जो मेरा सबसे जो स्टार्टिंग में हिट गया मेरा पहला, वो था देबुली जयपुरिया साड़ी, जो कि SRV स्टूडियो से आया था। मैं फर्स्ट हिट वही कहूँगा, क्योंकि उससे पहले ही थे, बट उससे पहले भी हिट थे, बट जो मोस्ट उस टाइम का मेरा जो इस बीच में जिसका मैं अपना पहला हिट मानूंगा, तो वो वही सॉन्ग था। तो जो आपने पहले गाने की कोरियोग्राफी की, तो उससे पहले आपकी पहचान नहीं थी कहीं ना कहीं, तो उस गाने में आपको जैसे बुलाया गया, तो किस बेस पे बुलाया गया? जैसे आपने जिक्र भी किया, आपने कोई कॉम्पिटिशन जीता था, उसके थ्रू बुलाया गया, या आपको कहीं और जैसे आपकी परफॉर्मेंस देख के बुलाया गया था? उस टाइम पे मैंने पहाड़ी में थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था, जो मेरे स्टाइल को लेके। तो उस पर ये हुआ था कि उसमें एक कंपटीशन था कि मेरे जो आइडल रहे थे, या आज भी हैं, रोबो विक्रम सिंह, जो कि उत्तरायणी कौतिक में मुझे मिले थे, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया था। तो उसमें ये कंपटीशन में ये था कि जो भी वो कंपटीशन जीतेगा हम रोबो विक्रम सिंह से बात कराएंगे। तो सच बताऊं तो मेरा मोटिव था सिर्फ उनसे बात करना, कि यार मेरी उनसे बात हो जाए। तो उस कंपटीशन में विनर नहीं रहा मैं, क्योंकि कोई और विनर था, बट मैंने एक मैसेज छोड़ दिया था कि यार मैं काश विनर रह पाता और मैं बात कर पाता उनसे। बट उन्होंने पर्सनली फिर मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और उसके बाद वो कंपटीशन तो नहीं जीत पाए, लेकिन जिन्होंने कंपटीशन रखा था, हेमबोरा जी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको, एक गाना सुना होगा, देवों की ये भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग की जैसी, गीत है उनका जी। तो वही हेमबोरा जी जिन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जो कंपटीशन में नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने बोला कि यार हमें तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगा और हम एल्बम में लेना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वो वहाँ से अप्रोच किया उसके लिए। लेकिन उससे पहले मैं अपना स्टाइल क्रिएट कर ही रहा था, मतलब नया नया फील्ड पे आया था, और वो कोरियोग्राफी मैंने तब स्टार्ट नहीं की थी। बट मेरा जो था कि मुझे बस रोबो विक्रम सिंह से बात करनी है, ऐसा कुछ था कि क्योंकि वो उस टाइम पे एक आइडल बन गए थे कि यार मेरे को करना है, ऐसा कुछ करना है। तो वही एक मतलब एक मौका पाने के लिए मैंने कंपटीशन किया था। तो सर, डांस तो पहले भी और लोग कर रहे थे, हाँ। डांस अभी भी कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जैसा आप करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया है कि दोनों को मिक्सअप करके चलना है और दोनों जनरेशन को मिला के चलना है? ये आया था जब टिकटॉक बंद हो गया था। अच्छा। तो जब रील स्टार्ट हो रहा था, तो रील पे रील पे उस टाइम बहुत कम लोग एक्टिव थे, नए नए लोग जुड़ ही रहते। तो मुझे लगा कि यार रील पे क्यों ना मैं ऐसा कुछ स्टाइल क्रिएट करूं कि लोग हमारे कल्चर, जो हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, उनकी, मैंने बोला कि जैसे मैं जहाँ भी स्टेज शो करता था, पहले मैं हिंदी डांस करता था, तो लोगों की रिक्वायरमेंट रहती थी कि आप पहाड़ी करो, पहाड़ी में। तो मेरी कोशिश थी कि यार मैं कुछ ना अब पहाड़ी में ट्राई करता हूँ। और पहाड़ी में जब मैंने ट्राई करा, तो मुझे पहले इतनी न नॉलेज थी और न इतना शायद मुझे पसंद था। और जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, लोगों के बीच जाना शुरू किया, और जब मैंने बोला, मैं बचपन में गाँव घर में पला बड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि यार पब्लिक कैसे झूम के नाचती है। तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने बोला, डांस के थ्रू हम जब तक अगर दूसरे लोगों तक हम उसको पहुँचा ना पाएँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों के समझ में नहीं आती। तो मैंने कोशिश करी कि जो पहाड़ी ठेठ पर हमारे जो अम्मा, गांव घर में अम्मा बूबू भी नाचते हैं, या फिर जो कोई भी आम इंसान एंजॉय कर रहा है इजी वे में। अब कोरियोग्राफी का मतलब ही ये होता है कि आप एक कोई भी उसकी वाइब ले पाए। तो
वो तो था ही। उसके बाद जब यूथ को देखा कि मैंने यार इंस्टाग्राम पे जब नया नया चला तो यूथ भी एकदम बाहर के गाने कर रहा था, या जो उस समय कच्चा बादाम चल रहा है कुछ चल रहा था, तो मैंने कहा यार और बॉलीवुड के गाने चलते रहे जैसे चिकनी चमेली ततड़ ततड़, तो मैं देखता था यार कि बाहर के स्टेप इतने वायरल हो रहे हैं, मतलब जितने भी हुक स्टेप वायरल होते थे बॉलीवुड के, तो मेरा आइडिया है कि यार कहीं क्यों ना मैं मतलब पहाड़ी गानों में भी ऐसा कुछ क्रिएट करूं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें लोग एकदम कनेक्ट हो जाए, हमारे पहाड़ी गानों में भी लोग उसको कॉपी करें। तो वो बॉलीवुड के जो स्टेप्स होते थे या फिर बाहर के जो चीज़ें होती थी जो भी वायरल हो रही थी, मैंने कहा यार हमारा भी गाने वायरल हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश करी कि मैं ऐसे ही कुछ स्टाइल बना दूँ, क्योंकि मुझे इतना पता था अगर मैं वेस्टर्न के साथ चलता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के लोग मेरे से नहीं जुड़ पाएंगे, और मैं एकदम कल्चरल में चलूँ तो अभी की यूथ नहीं जुड़ पाएगी। तो मैंने कोशिश करी कि मैं दोनों चीज़ों को लेके हुए चलता हूँ, और इसको बनाने में मुझे कम से कम 4 साल लग गए थे। 4 साल तक मैं करते गया, ये ट्राई करा वो ट्राई करा, रील में ट्राई करा, रोज़ लगभग 2 से 3 साल मैंने रील बनाई, एक भी रील वायरल नहीं हुई। लेकिन फाइनली 2022 के एंडिंग कोविड ख़त्म होने के बाद मेरी रील वायरल होनी शुरू हो गई थी, और मैं समझ गया पब्लिक क्या मुझसे चाह रही है, क्या मतलब पब्लिक, तो उसी पे मैंने काम करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं फिर वो कोशिश धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आता है कि वो फुल्ली एकदम वायरल होने लगी, और काफ़ी मुझे अच्छा लगने लग गया कि यार और ज़्यादा अंदर से आने लगे कि और अच्छा हम इस पे काम करते हैं। तो फिर मैंने वही चीज़ कंटिन्यू किया। तो सर सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आपकी? सोशल मीडिया की वजह से आज जो हमारा कल्चर है वो विदेश तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं मानूँ अगर तो डांस ऐसी चीज़ है, मैंने बताया कि डांस ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया समझती है, क्योंकि भाषा समझे ना समझे, तो डांस के थ्रू भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको म्यूज़िक की वाइब अच्छी लग रही है, और कुछ स्टेप भी उनको कुछ जो हमारे लिरिक्स हैं, हमारे जो कुमाऊनी उत्तराखंडी लिरिक्स हैं वो भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, और सब कुछ जितना भी सोशल मीडिया में आज वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कोशिश है कि बाहर के लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो अभी भी मतलब बहुत कुछ आगे करना बाकी है, क्योंकि अभी तो हमारा जो है स्टार्ट ही हुआ है अगर मैं बोलूँ तो अभी, क्योंकि अभी तो देखो बोलते हैं ना कि अभी तो मैंने उड़ना शुरू किया है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ लेके चल रहे हैं। सर जो गुलाबी शरारा इतना हिट हुआ गाना, यहाँ देश से लेके विदेश तक हर जगह उसकी धूम मची, हर जगह उसके स्टेप फॉलो किए गए, तो आपको कैसा लगा कि उस समय, और ये जो गाना आया था उसके पीछे की स्टोरी क्या रही थी, और इस आने के बाद की स्टोरी क्या रही? देखो जी, गाना जब आया था तो मैंने जैसे नॉर्मली मैं और गानों में कोरियोग्राफी करता हूँ, तो ऐसे ही मैं लेके चला था, और इस गाने को मैंने जो मैं खास बात बताऊँ कोरियोग्राफ किया मैंने, वो रात के बजे हुए थे लगभग 2। मैं मूवी देख के आया था, तो मेरे को कल कोरियोग्राफ करना था ये गाना, तो मैंने उस ऐसे जो हुक स्टेप बने थे ठुमक ठुमक, तो वो मैंने क्रिएट किया वहाँ पे। मैं हुक स्टेप प्रिपेयर करके मैं सेट पे चला गया दूसरे दिन, और वाइब तो आ रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ तो लग रहा था कि इसमें कुछ तो मतलब मैजिक हुआ है, बट ऐसा नहीं सोचा था कि इतना वर्ल्ड वाइड ही मतलब ये हिट हो जाएगा, बट इतना था कि हाँ हिट हो जाएगा। और जब गाना आया उसके 3 महीने तक ये गाना फ्लॉप रहा। मैं देख रहा था 3 महीने तक ये 66,000 में रुका हुआ था, 70,000 के आसपास। तो सब ने खबर है कि तो गाना पिट गया। सब ने कई बार लोग बोलते थे कि यार ये गाना तो चला ही नहीं, गाना अच्छा है। लेकिन जब इसमें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, जब मेरी एक रील वायरल हुई नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा की, वो रील मेरी 1 हफ्ते के अंदर 10 मिलियन चली गई। तो 10 मिलियन में मैं देख रहा हूँ कि उसमें बाहर के क्रिएटर बनाना शुरू कर रहे हैं, मतलब जो नच बलिए के कई कंटेस्टेंट थे, और जो ये अपने टीवी शो वाले बच्चे होते हैं वो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे बाहर के क्रिएटर, हमारे जो उत्तराखंड से बाहर क्रिएटर बनाना लग गए थे, तो वो धीरे धीरे वायरल होने लग गया था। तो मैं मतलब थोड़ा तो स्टार्टिंग में लगा कि हाँ चलो वायरल हो रहा है, अच्छा जा रहा है। लेकिन जब ऑटोमेटिक वो इतना पॉपुलर होने लग गया कि बड़े बड़े क्रिएटर्स में रील बनाने लग गए। अब मैं बताऊँ आपको, रेमो डिसूजा सर ने बनाया, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, और बिग बॉस में वो गाना बजा, IPL में वो गाना बज रहा है, तब जाके मुझे लगा कि यार ये वर्ल्ड वाइड हिट हो गया है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक अलग पहचान भी मिली, और एक गाना जब इतना मोस्ट वायरल हो गया वर्ल्ड में, तो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ कुछ नया हो रहा है उत्तराखंड में। तो बहुत मतलब लोगों का भी प्यार मिला। बिल्कुल। और गाने के बाद बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ उत्तराखंड में भी नए प्रोडक्शंस खुल गए, नए लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं। एक से सबसे बड़ी बात है, इस गाने के बाद लोगों के अंदर एक अलग जुनून आया है यहाँ पे कि कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि एक होता है ना कि अब आज तक हमारे गाने आए थे बट एक लिमिटेड वायरल हो रहे हैं, बट वही 50-60 मिलियन है। तो लोगों को एक पता है कि दायरा कि हाँ अगर हिट भी हुआ तो इतना ही जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि 350 मिलियन भी कुछ जा सकता है। तो आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में जो है कलाकारों के लिए बहुत अच्छा एक इस गाने ने मतलब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम किया कि नहीं कर सकते हैं हम लोग जी। तो ये इस गाने के बाद ये चीज़ बदला है इंडस्ट्री में और बहुत कुछ बदल गया फिलहाल। सर ये जो गाना आया था और जब ये वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट पूरे उत्तराखंड को मिला, क्योंकि कल्चर हमारा बाहर तक गया और बाहर तक जो गाना है वायरल हुआ। लेकिन एज अ कोरियोग्राफर आपको इसका कितना बेनिफिट हुआ? क्योंकि जहाँ तक अगर पहले की बात करें तो कोरियोग्राफर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, किसी को नहीं पता होता था कि इसके पीछे मेहनत किसकी है। वीडियो में जो डांस करते हुए एक्टर एक्ट्रेस दिखते थे लोग उन्हीं को समझते थे, लेकिन आपको इससे कितना बेनिफिट मिला? देखो अगर मैं क्रेडिट नहीं लेता तो शायद मुझे भी कभी फ़ायदा हो नहीं पाता। तो उस टाइम पे जब गाना वायरल हो रहा था तो मैंने उस पर थोड़ा सा अपना जो सोशल मीडिया पे मेरा चीज़ें वायरल हो रही थी, ऑलरेडी वायरल थी। तो वो कहीं ना कहीं जब मैं देख रहा था कि यार बड़े बड़े क्रिएटर बना रहे हैं इसमें, और जब इतने साल तो हमें भी हो गए थे गाने सुनते सुनते बचपन से, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कि यार बाहर के जिनको हम टीवी में देखते हैं, जिनको हम बड़े बड़े क्रिएटर वो लोग भी रील बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे कोशिश करी कि मैं ढालते गए कि कोरियोग्राफर अपना, और न्यूज़ चैनल उस टाइम बहुत न्यूज़ चैनलों ने भी पॉडकास्ट किया और न्यूज़ पे आया। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यार जो ये डांस चल रहा है, जो ये स्टेप हुक स्टेप में वो इस बंदे ने क्रिएट किए हैं। तो लोगों तक वो पहुंचा और एज अ कोरियोग्राफर उसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया कि हाँ भाई कोई कोरियोग्राफर होता है यहाँ पे गानों में। वैसे तो इंडस्ट्री के लोगों को पता होता था बट जो आम पब्लिक उनको नहीं पता होता ना कि इसके पीछे ये किसने क्रिएट किया है, क्या किया है। तो लोगों ने वो जानना शुरू किया, अच्छा इसके पीछे कोरियोग्राफर होता है और ऐसे क्रिएट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक लोगों तक पहुंचा और उसके बाद लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया में मुझे प्यार मिल रहा था अपने स्टाइल को लेके। बट ये बिल्कुल बोलते ना, इससे भी एक अलग जैसे एकदम उबाल आता एकदम आता है ना, तो ऐसे कुछ काम किया इस गाने ने, मतलब पूरा वायरल हो गया और लोगों ने जानना शुरू किया, आम पब्लिक तक पहुंचा। मेन बात ये है कि आम लोगों ने फिर एज अ कोरियोग्राफर भी जाने कि हाँ भाई कोरियोग्राफर भी होता है गानों में, तो ये लोगों तक पहुंचा इस गाने से। तो सर इस पे जैसे काफ़ी ज़्यादा रील्स बनी, तो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट रील कौन सी थी? किसने बनाई थी कि आपको मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता था, ये भी मेरे गाने को फॉलो मतलब स्टेप्स को फॉलो करके एक रील बनाएंगे? ये थे रेमो डिसूजा। ओके। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार, मुझे लग रहा था कि हाँ पूरी दुनिया से रील आएंगी या कहीं से भी, क्योंकि ठीक है जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो तो बनाएंगे ही क्योंकि उनको तो ट्रेंड के साथ चलना है। बट जो अपने इंडिया में जिन्होंने पूरा आज एज अ डांसर आज लोग एज अ करियर बना के बैठे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि रेमो डिसूजा सर, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लाए। जब से बूगी के बाद जब डांस इंडिया डांस शुरू हुआ, उन्होंने डांसरों के लिए बहुत कुछ किया, मतलब उन्होंने डांसरों की ज़िंदगी बदल दी एक तरीके से। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन थे और आज भी हैं। तो मैं ऐसे ही एक शो में गया हुआ था, तो मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था कि यार, तो मेरे फीड में आते एकदम रेमो सर, तो मैं एकदम हैरान, मतलब मैं हाथ पैर एकदम काम करने, मतलब मैं माइंड ब्लैंक हो गया एकदम, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि वो खुद किसी बॉलीवुड के गानों को प्रमोट नहीं करते, बहुत कम करते हैं, क्योंकि इतने सारे वो खुद डायरेक्टर हैं, खुद कोरियोग्राफर है। तो मैंने कहा हमारे गानों को, वो भी उत्तराखंडी सॉन्ग्स को, वो भी जो हमारा सपना होता था कि हम DID में जाएं और वही मेरे स्टेप को मेरे कोरियोग्राफ के हुए स्टेप को वो कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो वो एक ऐसी रील थी जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ आपको अब लगता है ना कि बस इन्होंने रील बना ली, अब कोई ना भी बनाए तो चलेगा। तो ये मेरा जो ड्रीम कंप्लीट हुआ था। अच्छा, तो ये टैलेंट बचपन से ही है या आगे जाके या आपने डांस सीखा है? नहीं, ये बहुत टर्निंग पॉइंट वाली बात है। मेरे अंदर डांस का कहीं से डी भी नहीं था। अच्छा। जब मैं 12th पास आउट था तो मैं ड्राइंग पढ़ने के लिए, ड्राइंग मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, मतलब ये अपना कॉलेज के लिए अल्मोड़ा SSG यूनिवर्सिटी में मैंने स्टार्ट किया। तो तब मैं ताइक्वांडो प्लेयर था। मैं पहले ताइक्वांडो प्लेयर रहा हूँ, मैं नेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ। तो तब भी कोई कुछ नहीं था, बट मैंने बोला ना लेकिन ये था कि हाँ हमारे घर में माहौल थोड़ा ये चीज़ रहा कि म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक मेरे जो दादाजी थे तो जागर लगाते थे, जागर बोलते ना पहाड़ी में। तो कहीं ना कहीं वो
थी बचपन से, और कहीं ना कहीं मेरे पापा जो थे वो डांस में इंटरेस्टेड थे, वो डांस करते थे, तो मैं देखता था चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जेनेटिक भी होता है कहीं ना कहीं अंदर। लेकिन चीज़ें बाद में बाहर निकली कि जब मैं बाहर आया, जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखना शुरू किया, और जब उत्तरायणी कौतिक में गया, मैंने रोबो विक्रम सिंह को देखा, और वहाँ पे उन्होंने ना पहाड़ी डांस को एक रोबोटिक स्टाइल में किया, पहाड़ी गानों को। मैंने कहा ये पहाड़ी गानों को रोबोटिक से मैं पहली बार देख रहा था। वो साहिबा गाना है, उसको रोबोटिक स्टाइल में कर रहे हैं, वो साहिबा, तो ऐसा कुछ कर रहे थे। मैंने कहा ये बड़ा मेरे कहा कूल लग रहा है, क्योंकि अब लेकिन जो स्टाइल था वो तो ठीक है, यूथ तो समझेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है फिर मैंने दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा स्टाइल बनाता हूँ मैं कि जो दोनों को समझ में आए और इजी में हर कोई कर पाए। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली मुझे, और वहीं से मैंने ये अपना शुरू कर दिया था। तो ये टाइकांडो से सीधे म्यूज़िक इंडस्ट्री में आके सीधे कोरियोग्राफर बनने की चाह कहाँ से आई? ये टाइकोंडो में जब अपना सब कुछ आजमा के बैठा, तो उसके बाद जब म्यूज़िक फील्ड में इस फील्ड में आया, तो लॉकडाउन के बाद की बात है, जब मेरी एकेडमी वगैरह बंद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं बहुत ऐसा हो गया था, एकेडमी वगैरह बंद हो गई थी, तो कुछ तो ऐसा करना था कि अंदर आग होती है ना, आप इतना टाइम अंदर ही अंदर हो, घुट रहे हो इतने सालों से, तो कुछ तो बाहर निकालना है आपने। तो एक रिस्क लिया मैंने। मेरे घर वालों ने भी बोला कि यार देखो, हर किसी के घर वाले आज मैं मतलब मना ही करेंगे आपको इस फील्ड में जहाँ तक है। अब अभी तो लोग समझने लग गए, बट पहले तो लोग मना ही करते थे। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में आते हो, तो घर वाले भी बोले थे कि उनको भी तो लोग बोलते थे ना कि यार आपका बेटा, उनको कि यहाँ नाच गा रहा है, या फिर ऐसा ताने देते थे। तो वो भी हमें बोलते थे कि मेरे को उसके बाद भी, जब मैंने स्टार्ट करने के बाद भी बोलते थे कि तू पुलिस का फॉर्म भर ले, या आर्मी का भर ले, ये भर ले। तो मैं बोलता था यार मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट तो था, मैं करके भी मैं सारी चीज़ें आजमा के भी बैठा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बोलते ना कि आपका मन कुछ और चाह रहा है, आपका दिल कुछ और चाह रहा है करना। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आई थी बहुत सारी। घर वालों ने मतलब नहीं सपोर्ट किया, और उस टाइम पे मैंने बोला ना कि जब कोविड बंद हुआ तो क्लासेस वगैरह सारी बंद हो गई। तो था कि अब इसी में कुछ करना है अपना म्यूज़िक फील्ड पे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था मुझे, क्योंकि पब्लिकली लोग धीरे धीरे प्यार देना शुरू कर रहे थे, और टाइकोंडो भी छूट चुका था एक तरीके से, क्लासेस बंद हो चुकी थी, तो मुझे करना था। तो फिर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन में घर वालों से 2 साल का टाइम मांगा, 2021-22 से। मैंने बोला मुझे 2 साल दे दो, 2 साल के अंदर अगर नहीं होगा तो मैं फिर जो आप बोलोगे वो कर लूँगा। तो 2 साल मांग के मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो ये स्टार्ट तो ऐसे हुआ। अच्छा। हाँ। तो जैसे कहते हैं ना कि गांव के लोग डांस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते एज अ करियर ऑप्शन, तो आपने इस चीज़ से कैसे डील किया? सबसे पहले मैंने बोला कि 2 साल मांगे, और स्टार्टिंग में बहुत सारे ताने होते हैं, घर वालों को भी ताने मिले। इनफैक्ट जब हम घर वालों से, मैं घर ही नहीं जाता था एक साल तक। क्योंकि घर जाऊंगा तो फिर मुझे चीज़ें सुननी पड़ेंगी। रहने वाले कहाँ के हो वैसे आप? मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और छोटा सा गांव हमारा चौसाल, जो कि डीडी हाट में पड़ता है, डीडी हाट में। तो मैं एक बार तो ऐसा हुआ, मैं 1.5 साल बाद घर गया, 1.5 साल बाद घर गया। और मैं घर इसलिए भी नहीं जाता था क्योंकि घर में जाके फिर चीज़ें सुननी पड़ती थी कि क्या कर रहे हो, क्योंकि घर से निकले हुए बहुत साल हो चुके थे। मतलब 2014 में बाहर निकला तो 2021 तक सोचो आप, 6, 7, 8 साल हो चुके थे। तो 7-8 सालों में पढ़ाई भी पूरी हो गई, आपने सब करके देख लिया, एक तरीके से सब कुछ करके देख लिया। तो फिर चीज़ें थोड़ी सी टफ होने लग गई थी। तो इसलिए मैं फिर घर वालों से फिर फ़ोन पे भी मैं बहुत कम बात करता था, सिर्फ मम्मी से बात होती थी, पापा से नहीं होती थी, और जब भी होती थी वो बहस होती थी। तो ये चीज़ें थोड़ा टफ रही थी, बहुत टफ रही थी उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं घर का कमाने वाला भी मैं ही बड़ा था। तो अगर मैं क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना कि आप कोई फिक्स नहीं है कि यार आपको पब्लिक प्यार देगी नहीं देगी, क्या पता। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था बहुत तगड़ा वाला कि, लेकिन दिल से किया। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए मैं इधर नहीं आया कि फेमस हो जाऊंगा या फिर नाम हो जाएगा, पैसा होगा। बस मैंने उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उस हिसाब से मैंने दिल से काम करना शुरू किया, और लोगों ने पसंद भी किया। और धीरे धीरे वक्त लगा, पर धीरे धीरे एक लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये प्रूफ हुआ कि हाँ, मतलब मेहनत की है। तो ये स्टार्टिंग का दौर थोड़ा सा
रहा था टफ। तो जो लोग आपको ताना देते थे, हाँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, इनकी वजह से, जैसे आपने तो हार नहीं मानी, लेकिन कई लोग होते हैं हार मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ना, जो लोग हारते हैं पता है वो खुद से नहीं हारते हैं, लोगों से, लोगों के तानों को सुन के वो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार, वो जो चार लोगों की परवाह करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप दिल से काम कर रहे हो ना, वक्त लगता है लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। तो आप लोग दिल से काम करो, एक दिन ज़रूर आएगा कि आपको आप अगर यहाँ की सोच रहे हो तो यहाँ तो ज़रूर पहुँचोगे। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी है, क्योंकि अब जब हम जर्नी में होते हैं ना, जब हम अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उठते हैं, गिरते हैं, फिर चलते हैं, तो वही वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो जर्नी होती है ना, वो बोलते हैं कि मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी में मलाल नहीं, कभी कल के दिन अगर आप अगर ये लाइन, कोई भी फील्ड में हो, आप वो लाइन अगर छोड़ कर आप हार के दूसरी लाइन में जाते हो, और आपका दिल, मन, तन मन सब इधर है, और आपने कुछ और चॉइस कर लिया, लेकिन आपको मलाल ज़रूर होगा। तो इससे अच्छा है कि आप फेल भी हो रहे हो तो इस जर्नी को जी के फेल हो, ताकि मलाल ना हो ज़िंदगी में। तो आप लोग डट के इस चीज़ को फेस करो, कहीं ना कहीं वक्त बदलता है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। तो जैसे आप कह रहे थे कि आपके फादर से बात भी नहीं होती थी, तो अब कैसा लगता है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वायरल हो गए, क्योंकि अगर आपके डांस स्टेप को फॉलो किया जा रहा है तो एक नज़रिए से मैं यही देखूंगी कि आप वर्ल्ड में वायरल हो गए। तो अब पिताजी क्या कहते हैं? नहीं, अभी अच्छा है। अभी जैसे पापा को, क्योंकि लोग भी वीडियो भेजते हैं और देखते हैं, वो मेरी वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम ही इसलिए स्टार्ट किया है कि वो मेरी वीडियो देखें, और वो उनको सुबह और शाम का इंतज़ार ही इस चीज़ का रहता है, जो वो मेरी वीडियो देखें। तो कहीं ना कहीं वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं और हर चीज़ देखते हैं। और तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि जैसे हम लोग पिथौरागढ़ एक मार्केट में गए थे, तो मैं उस टाइम ऐसे ही नॉर्मली चल रहा था, तो पापा को तो पता था ठीक है लोग मिल रहे हैं, तो मेरी मम्मी ना घबरा गई, तेरे से इतने लोग क्यों मिल रहे हैं, कह रहे हैं। तो मम्मी कह रही, क्योंकि उसने जब पहले मेरे साथ आती थी तो हम नॉर्मल चलते थे, तो जब मम्मी इस बार मेरे साथ आई थी तो उसको डर लग रहा था कि इससे इतने लोग क्यों बोल रहे हैं, साइड में क्यों बुला रहे हैं, इतना लोग क्यों इससे इतनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो वो डर के मुझे साइड में आके बोल रही थी कि तेरे से इतने लोग क्यों मिल रहे हैं। तो उसको नहीं पता अभी, माता जी को ऐसा तो नहीं लगा कि आप कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, हाँ, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं, बट उसको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो पापा तो खैर समझते हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत, उनसे मैं इंस्पायर भी हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब ऐसा वो करा है कि फील करा है कि यार आप कर सकते हो। जब हम बचपन में थे ना, तो पापा, जब मैं स्कूल में 8th क्लास तक में 5 बच्चे होते थे जूनियर हाई स्कूल में, मैं 5वां निकलता था। मैं 5वां निकलता था, तो मेरे को हर साल एक थप्पड़ पड़ती थी, और वो यही बोलते थे कि अगर वो फर्स्ट निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, तुम क्यों नहीं निकल सकते हो। तो हमारे माइंड में हमेशा, मेरे माइंड में उन्होंने ये डाला कि अगर जब वो कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक डांट, एक उन तो जो ताना होता है ना, वो था मेरे अंदर कि भाई हाँ, जब बाद में समझ में आया कि भाई हम भी तो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन रहा मेरा, बचपन से ही रहा कि भाई आई कैन डू इट एवरीथिंग। तो वहाँ से मैंने कभी हार नहीं मानी, और पापा आज अच्छा लगता है, उनको भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं वो, अच्छा लगता है उनको। तो घर वालों की मार तो याद तो रहती है। तो जैसे आपने बचपन की बात करी, तो बचपन का कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, आपको आज भी याद हो और आप आज भी उस बात को सोच के हंसते हो? एक किस्सा है जो मेरे फैमिली में बहुत मेरे को चिढ़ाया जाता आज भी। इनफैक्ट मैं कुछ पिछले महीने भी घर गया था, तो तब भी मेरे को, जब पूरी फैमिली बैठी थी तब भी मेरे को चिढ़ाया गया। वो था बचपन में, जब हम भाई बहन सब आपस में, बुआ हुआ सब बैठे रहते थे, तो मेरी जो बुआ है एक, तो वो ना मुझे ये बोलती थी कि रो गया रो गया रो गया। मेरी ना वो ऐसे सिबोला बोलते हैं ना पहाड़ में, ये कितना सीधा है, सिबोला रो रहा है, मतलब वो उनको चिढ़ाते थे ऐसे रो गया करके। तो पहले हंसता था, फिर मैं रो जाता था। तो वो किस्सा आज भी, मतलब अभी भी, पिछली बार भी उसने ऐसे किया। तो मेरे को, मैं बहुत बड़ा ना मासूम टाइप था, इमोशनल सा। मेरे को कोई अगर डांट भी दे, मैं रो जाता था। अगर मेरे को कोई, मतलब मैं एकदम से इमोशनली, मेरा आंसू तो ऐसे भर देता था, बिल्कुल इस तरीके का मेरा बचपन में स्वभाव रहा था। और तो एक तो ये किस्सा था। एक किस्सा था कि जब मैं, हमारे घर के बगल में एक शादी थी, तो हमें निमंत्रण नहीं था, एक ही जने का था, तो मैं चला गया वहाँ
मेरे घर से ऑलरेडी मेरी साथ दादी गई हुई थी, तो मैं भी चला गया खाने के लिए। तो वो मेरे घर पापा ने शाम को बुलाया, बोला कि जब तुम्हें एक जने का निमंत्रण, आप 2 जने क्यों गए? और जब मैं उनको पता लगा कि मैं वहाँ घर से लड़ाई करके गया हूँ, तो उसके बाद घर में आके मेरी धुलाई करी गई बिल्कुल बिच्छू घास से। बिच्छू घास से पूरा कपड़े उतार के पूरा मारा गया बिच्छू घास से। और सबसे बड़ी बात कि मुझे बोलते हुए लगाया जा रहा था, और खाएगा नामकरण का भात। तो चीज़ें ये, तो उसके बाद से मैं इन चीज़ों से बहुत डर के मारे फिर मैं कभी नामकरण बारात में मैं पूछ के जाता था। शायद मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। मैं शायद अब जाता हूँ। मैं पहले बहुत टाइम तक तो अपने गांव घर में मैं गया भी नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया जाना। तो वो बड़ी भयंकर वाली मार पड़ी थी। तो अभी कभी ख्याल आता है बिन बुलाई शादी में जाने का? नहीं, अब तो चाह के भी मैं शायद नहीं जा पाता एकदम ऐसे। और पहले मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। पहले मुझे सिर्फ बचपना था, तो हम लोग खाना वाना खाने जाते थे, बाकी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। और जब डांस भी करते थे लोग, मैं सोचता था ये कर कैसे लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती होगी। मेरे साथ वाले जब डांस करते थे तो मैं ना बड़ा हेजिटेट हो जाता था कि यार ये कैसे डांस कर सकते हैं। तो मैं बहुत शर्माता था। मैंने बोला ना, इमोशनल तो था ही, मैं शर्माता भी था। और कोई कुछ कह दे, मैं रोना एकदम रो जाता था, आँखें भर लेता था। तो ऐसा स्वभाव था बचपन में। तो डांस वांस तो मैं कहीं था ही नहीं कभी, कुछ दूर दूर तक। ये सब बाद में जब हम बाहर निकले, जब पूरी इधर उधर मैंने गया, देखा सब कुछ, उसके बाद ही चीज़ें निकली बाहर। मतलब बचपन में जितना इंट्रोवर्ट थे, अब वैसे ही हाँ, दुनिया में फेम पा रहे हैं। अपोजिट कहीं ना कहीं। तो जैसे कि आजकल हर फंक्शन में गाने बजते बजते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके डांस स्टेप को फॉलो किया जाता है हर जगह। मतलब गाना बजा तो उसका जो हुक स्टेप है वो तो होगा ही होगा। तो उसको देख के क्या ख्याल आता है कि जो आपने सोचा था कि ये डांस को मैं ऐसे इतनी मेहनत से बनाया था, वो सक्सेस की ओर बढ़ता है, तो कैसा लगता है? यार देखो, वही चीज़ मैंने जो बॉलीवुड में हम देखते थे पहले, क्योंकि जब महिला संगीत होती थी बॉलीवुड में, जब लड़की जैसे कोई भी गाना होता था पहले, जैसे था बॉलीवुड के गाने हुआ करते थे पहले, उनमें जो महिला संगीत में लोग लड़कियां डांस करती थी या कोई भी डांस करता था, तो हुक स्टेप को कॉपी करके करते थे। कोई भी गाना ले लो आप, जैसे महिलाओं का गाना चूड़ी पे जिद पे आई है, या कुछ भी स्टेप वो सेम ही होते थे, क्योंकि जो मूवी में करते थे, या चने के खेत में वो एक हुक होता था। तो ऐसे आज हमारे पहाड़ी गानों में जैसे या तो रामदाई का होटल है, या ठुमक ठुमक हो, या सांवरी सांवरी हो, सब वही करेंगे। मतलब हाँ, तो ये ट्रेंड मैंने चेंज देखा कि आज जब गाने बजते हैं तो लोग बिल्कुल हुक स्टेप पे ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और वेट करते हैं कि वो लाइन आए और हम डांस करें। तो ये चीज़ में चेंज आज मैंने पाया, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कई रील्स में, सोशल मीडिया में देखता हूँ कि शादी बारातों में लोग वही स्टेप करके डांस कर रहे हैं, तो मज़ा आता है एकदम देख के। और लगता है कि यार अब ऐसे में और मेहनत करनी, ताकि हमारे गाने देश दुनिया तक और अच्छे, ऐसे जैसे गुलाबी शरारा गया तो ऐसे 10 गाने और हिट हो हमारे। जैसे हम गुलाबी शरारा का एग्जाम्पल देते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे और गाने आए जिसका हम एग्जाम्पल देखो, वही है ना, उम्मीद बड़ी है। मतलब उससे हमें एक लालच आया है कि नहीं, और हमें और अच्छा करना चाहिए। और तो कहीं ना कहीं से वो उसने एक हमें अंदर एक और आग लाई है कि और मेहनत करनी है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से आपने एक चीज़ देखी होगी कि भले एक ऑडियंस ने वो गाना पूरा सुना हो या ना हो, लेकिन हुक स्टेप जब आता है उसको उतना पोर्शन पता है, उस पोर्शन का डांस स्टेप भी पता है, उसको सब कुछ पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रील का ट्रेंड चल गया ना। तो रील आज इतना, रील शायद हर घर घर में लोग आज रील स्क्रॉल करते हैं, और रील का आज इतना ट्रेंड है कि जो रील पे ट्रेंड कर गया वो शायद यूट्यूब पे भी फिर उस व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि मतलब जो गाना आज ट्रेंड में है, तो लोगों को सब पता होता है कि भाई ये ट्रेंड में चल रहा है, तो वो गाना भी कहीं ना कहीं अगर रील में हिट हो गया तो फिर यूट्यूब में हिट होना ही है। तो लोगों ने भी मान लिया ना, अब लोगों ने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हुक स्टेप का ट्रेंड चल रहा है, हमें ये करना है। और शादी ब्याह में जब होता है तो उनको वही चीज़ करनी होती है, या फिर अब सोशल मीडिया भी उनको ट्रेंड के साथ ही चलना है। तो उससे तो लोग पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आजकल जैसे उत्तराखंड इंडस्ट्री में इतने सारे गाने आ रहे हैं, तो कितना टफ होता है हर गाने के लिए उसके हिसाब से उसके लिए स्पेशल स्टेप्स बनाना?
देखो, हर गाने में नए स्टेप देने हैं, नया कुछ देना है। अगर हम थोड़ा भी रिपीट करते हैं तो पब्लिक करते कि ये तो आप वही चल रहे हो, वही कर रहे हो, आप तब से करते आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। और उस पर मैं तो अभी बताऊं अपना, तो अगर मैं एक गाने में अगर एक हफ्ते का गैप दे रहा हूँ तो उस मैं एक हफ्ते से या 10 दिन से मैं उस गाने की फील में होता हूँ जो मैं कोरियोग्राफ करना है। उस गाने के लिए मैं मतलब मैं दिन रात वही गाने की फील में रहता हूँ। और उस गाने के लिए जब तक मुझे लगता नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है अंदर से, तब तक उस गाने पे मैं निचोड़ छोड़ता नहीं हूँ। तो जब तक मुझे लगता है कि एज ए पब्लिक मैं उसको देखता हूँ कि मैं कितना इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इन्जॉय करूँगा तभी पब्लिक इन्जॉय करेगी कहीं ना कहीं। तो जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है करने में, तो मैं तब उस चीज़ को फिर उसको ओके करता हूँ। तब मैं उसको फिर एज जब हमारा गाना शूट होता है तो मैं उसको फिर फाइनल करता हूँ। तो इस पर मेहनत बहुत लगती है, बहुत मतलब ज़्यादा। जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक स्टेप फाइनल नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कितना टाइम लग जाता है, जैसे अब अगर आपको गाने मिलते हैं तो आप लगभग एक गाने के लिए कितना टाइम लेते हैं उसके स्टेप्स बनाने के लिए? डिपेंड करता है। कोई कोई गाने होते हैं कि जो मैं जिसमें अगर इजी वर्ड हैं तो मैं उसको जल्दी भी कर लेता हूँ, और किसी किसी में बहुत टाइम भी लग जाता है, हफ्ते 10 दिन भी लग जाते हैं। और किसी किसी में मैं कभी कुछ गाने ऐसे भी हुए हैं कि मैं 10 दिन से या 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ। कोई कोई गाने बहुत लंबे भी होते हैं ना, कि मतलब लंबे टाइम से मैं होल्ड में है लेकिन शूट बहुत टाइम बाद हो रहा है। और कई गाने ऐसे हुए हैं कि बिल्कुल मैं कोरियोग्राफ कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर से आ ही नहीं पा रहा है, उतर नहीं रहा, वो स्टेप्स आ नहीं रहे। लेकिन मैं सेट पे गया हूँ और मैंने ऑन सेट पे ही मैंने वो कोरियोग्राफ किया है और वो हिट भी हैं। मतलब मैं उतने दिन जितने ट्राई करता और मैंने छोड़ दी वो, क्योंकि मुझे जब ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं आ पा रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ फिर सेट के लिए। फिर मुझे ऐसा इतना लगता है कि हाँ मैं सेट पे जाऊँगा तो पता नहीं क्यों कुछ वो मूड ऐसा हो जाता है, या फिर वो माहौल हो जाता है, या फिर वहाँ पे करो मरो वाला हो जाता है। तो कुछ गाने मैंने ऐसे छोड़ दिए कि अब देख लूँगा, सेट पे देखूँगा। अच्छा। और क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बवाल कटाई काट देता हूँ कि हाँ अगर नहीं आ पाता तो कुछ भी कर दूँ, नहीं, कोशिश रहती है कि बस सेट पे देख लेंगे। तो कभी तो कोई ऐसे में इंस्टेंट ऐसा गाना मिला हो कि उसके लिए आपको ज़्यादा समय ना मिला हो लेकिन फिर भी आपने अपना बेस्ट दिया हो? एक गाना है SRV से आया था, नथुली का डोर। अच्छा। उस गाने से पहले मैं किसी दूसरे चैनल के गाने के शूट में था। मैंने रात भर ट्रैवल करा, थल पड़ता है, थल डीडी हाट साइड पड़ता है, वहाँ से हल्द्वानी का आप अगर करो तो पूरी ये सोचो कि अगर मैं रात को निकला था, शाम को सुबह पहुँचा था यहाँ हल्द्वानी पहुँचा। उसके बाद मैंने सुबह अपना यहाँ से रेडी होकर मैं सीधे सेट पे गया। मैं कोशिश कर रहा था उस बीच में कोई गाने को कोरियोग्राफ करने की, मैं नहीं दे पा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया हुआ था। तो जैसे सेट पे गया मैंने पूरी कोरियोग्राफी सेट पे तैयार करी, और वो गाने में अभी मिलियन क्रॉस हो गया वो गाना, और रील पे भी काफ़ी अच्छा चला गाना। और उस टाइप भी मतलब उसमें जो गाना तेरे वाला ना, नथुली का डोर घूमी गया, तो अच्छा, वो आपके इंस्टेंट स्टेप थे? हाँ, अब वो सेट पे ही बनाए मैंने वहीं पे। ओके। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने जो हिट हैं और मैंने सेट पे बनाए हैं। एक और गाना है, कुर्ती तेरी लाल, अच्छा। भलछा जी लग छे तो हाँ। ब्यूटीफुल सिल्की, वो भी सेट पे बनाया है। क्या बात। मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो मैं छोड़ देता हूँ फिर, अगर मेरे से लग रहा है कि अगर मुझे इस बीच में नहीं आ पा रहा है तो मैं फिर वो सेट पे ही करता हूँ। अच्छा, सेट पे ज़्यादा वाइब आती है या पहले से गाने के स्टेप जब आप बना रहे होते हैं तब वाइब आती है? नहीं, सेट पे आती है। सेट पे और एक रिसेंटली वायरल हुआ था मेरा सिलामी, सिलामी दुई हाथ है, उस पर भी मैं आधा अधूरा करके गया था। वो बाकी जो स्टेप थे वो मैंने सेट पे बनाए हुए हैं। ओके। जो उसमें एक वाली टना ना 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 ना, वो जो एक नेपाली वाली थोड़ा ना, वो मैंने सब सेट पे तैयार किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब हम वहाँ पे जाते तो फिर हमारे अंदर कुछ अलग, पता नहीं क्यों एक कुछ तो मतलब वहाँ पे अलग एनर्जी आ जाती है, तो वो वहाँ पे काम करता है फिर। अच्छा, तो आपके जैसे फैन हैं वो कमेंट भी करते हैं कि अंकित जी ने अगर कोई स्टेप किया है वो गाने अगर वो स्टेप वायरल होगा ही होगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो ऐसा है, बोल सकते हो आप 80-90% ऐसा हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार में हर चीज़, क्योंकि एक कोरियोग्राफी पे ही सब कुछ नहीं चलता है। म्यूज़िक भी अच्छा होना चाहिए, लिरिक्स भी अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये बात है कि हाँ डांस का आजकल ट्रेंड है, क्रेज़ है, तो कहीं ना कहीं डांस को हम बोल सकते हैं कि डांस के बेस पे, कोरियोग्राफी बेस पर अगर गाने चल रहे हैं तो लोग एक अलग एक्साइटमेंट में होते हैं कि यार वो आज यही देखते हैं कि इसमें डांस हुक स्टेप क्या है, क्योंकि वो ऐसा ही अभी ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। तो देखो, म्यूज़िक अच्छा होना, लिरिक्स अच्छा होना, गाया भी अच्छा होता, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है अभी। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं होता कि सारे गाने हिट हो जाएं। अगर मैं 10 गाने कर रहा हूँ तो
हो सकता है कि 2-3 गाने फ्लॉप भी हो जाएं, बिल्कुल। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। बट हाँ, अगर दिल से काम करें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि हाँ हिट होगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने सही कहा कि हर चीज़ के पीछे पूरी टीम होती है। तो जैसे आपने स्टेप तैयार कर दिए, अब आप तो एज अ कोरियोग्राफर है, आप डांस अच्छा करते हैं, आपने अगर स्टेप तैयार कर दिया तो आपके लिए ईजी है। लेकिन फिर वो पूरी टीम को मैनेज करना, एक्टर को सिखाना, एक्ट्रेस को सिखाना कितना टफ रहता है? ईजिली सीख जाते हैं या टाइम लगता है? कुछ कुछ गानों में ऐसा हुआ है कि जब पूरा गाना शूट हो चुका है, हीरो हीरोइन को उसके बाद स्टेप क्लियर हो रहे हैं। मतलब जब गाना एंडिंग में पहुंच रहा है उसके बाद उनको वाइब आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअल में कहीं कहीं पे सेट पे ही उनको कोरियोग्राफ किया जाता है। होने को तो चलो बॉलीवुड में भी यही होता है, बट ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर रिहर्सल भी होती है। कुछ कुछ गाने अगर हमारे पास थोड़ा डांसिंग ज़्यादा है तो पहले से कोरियोग्राफ मतलब प्रैक्टिस वगैरह होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गानों में ऐसा होता है कि सेट पे ही होता है। तो आजकल तो खैर रिहर्सल होने लग गई, तो प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पे। जो हमारे एक्ट्रेस या एक्टर कुछ कुछ जो न्यू कमर हैं या फिर जो बहुत ओल्ड जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो किसी किसी पे वो नहीं उतना वो एफर्ट दे पाते हैं। नहीं तो फिर क्योंकि पहाड़ी स्टाइल अगर कोरियोग्राफी आपकी अगर इजी है तो पकड़ लेते हैं, और अच्छा कहीं कहीं पे तो ऐसा हम उम्मीद से ज़्यादा भी अच्छा हो जाता है, तो कहीं कहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। वो तो खैर होता ही है। तो लगभग आपने सभी एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, तो सबसे ज़्यादा जल्दी स्टेप कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस कैच करता है? कोई आइडिया? देखो, श्वेता मेहरा जी हैं जो एकदम मतलब जिनको मैं बोलूँगा वो एकदम कैच कर लेती हैं। उनको बस एक बार बताना है तो कहीं ना कहीं वो एक है, वो टैलेंट उन पे मतलब कर लेते हैं एकदम जल्दी। बाकी भी अच्छा करते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं एकदम, लेकिन जो मैं बोलूँगा एकदम कड़क परफॉर्मेंस जिनकी रहती है तो हाँ बिल्कुल, जिनका छप जाता है कि हाँ भाई मैं एक बार बता रहा हूँ और कैच कर ले रही, तो वो है। तो क्या कहते हैं, जैसे मेहनत लगती है तो कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं अगर स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते, क्योंकि पूरी टीम की मेहनत है। कहीं आपने स्टेप इतने अच्छे से बनाए, वो चीज़ अगर जल्दी फॉलो नहीं हो पाया तो कितनी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे गाने हैं ऐसे जिसमें मैंने कोशिश करी थी कि यार जिसमें मैंने बहुत दिल से काम किया और उस पर इम्पैक्ट उतना पड़ा नहीं, मतलब उतना हो नहीं पाया। बहुत सारे गाने होते हैं जिसमें हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है जिसमें मेरे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। बट कोई नहीं, अभी धीरे धीरे टैलेंटेड लोग आते रह रहे हैं और ऐसे तो अभी अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। होप कि आगे बहुत अच्छा काम होगा। और भी जैसे आप स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अभी तक सबसे बैड मोमेंट क्या रहा है? सबसे बैड मोमेंट वही था जब कोविड के बाद चीज़ें धीरे धीरे एकेडमी बंद, जिस एकेडमी के ताइक्वांडो एंड डांस की एकेडमी थी मेरी अल्मोड़ा में, तो वो बंद हो चुकी थी क्योंकि कोविड के बाद तो सब बच्चे सब बंद हो गए थे और मेरी पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी। मैं एकदम से बस एक कमरे के अंदर बंद था। मेरे को कोविड भी हो गया था। अच्छा। तो उसके कोविड के बाद ना मैं एक कमरे के अंदर क्वारंटाइन था 3 महीने के लिए। सोचो 3 महीने का टाइम, और उसी बीच एकेडमी भी बंद हो गई, सब कुछ बंद है, फाइनेंशियली भी बिल्कुल एकदम डाउन हो गया। वो बहुत ऐसा, और मेरे को चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ी उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब एकेडमी भी बंद हो गई। तो ऐसा था कि उस टाइम पे मतलब कुछ भी नहीं है। फिर मैं जॉब मैं कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। जॉब का तो कोई ऑप्शन ही मैंने लाइफ में नहीं रखा कभी कि मैं करूँगा। तो वो बहुत बुरा टाइम रहा उस टाइम पे। उस टाइम पे चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई लगभग 1 साल 2 साल के लिए। मतलब चीज़ें जो कोविड के बाद 2021-22 आई थिंक ऐसे ही हुआ था। 21 में ख़त्म हुआ ना, 21 में ख़त्म हुआ, तो 21 और 22 थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए। 2 साल बहुत टफ रहे इन 2 सालों पे। बट ये था कि मेरे अंदर ये था कि बस उस सालों पे मैंने मेहनत जारी रखी, मैं टूटा नहीं वहाँ पे। मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा। तो मैं करते गया पागलों की तरह लगे रहा। मैं जंगलों में जाके प्रैक्टिस करता था। वहाँ पे अल्मोड़ा में एक टोलीडाना एक हमारा एक जगह पड़ती है, मेरी आज भी फेवरेट जगह है। जहाँ मैं अक्सर अकेले जाता था, अकेले क्या टीम के साथ भी जाता था कभी कभी। हम लोग बस मेहनत करते थे, वहाँ पे डांस करता था, वहाँ पे गाना लगाया और दिन भर वहाँ पे धूप में भी निकल जाता था। मैं जून की धूप में मैं नंगे बदन प्रैक्टिस करता था वहाँ पे। और
वहाँ पे बहुत मेहनत करी, 1 साल 1.5 साल पूरा। तो मतलब ये है कि खुद को टाइम दिया, उस सालों में बनाया, और फिर जब चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करनी शुरू हुई तो वहाँ से फिर एक वहाँ पर से तो फिर एक जोश था, तो वो कहीं ना कहीं छोड़ा ही नहीं मैंने। तो वहाँ से फिर चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक होने लगी 2022 से। तो टीनेज एक टाइम होता है जब ज़्यादातर युवा प्यार की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ये उसी टाइम में हुआ। अच्छा। जब मैंने बोला 2021, जब कोविड के बाद, तो उस टाइम पे बिल्कुल जब आप कुछ नहीं होते हो या फिर कुछ भी नहीं होते, तो वहीं पे वो मोमेंट भी आया जहाँ पे एक रिलेशन था, शायद 1.5-2 साल हो रहे थे, मैं 1.5 साल ऐसा कुछ 1 से 1.5 साल हो रहा था, जहाँ पे मैं भी सीरियस हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि आदमी हर जगह से फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि कोविड था तो सब कुछ था नहीं, मैं वहीं फोकस हो गया कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे क्योंकि आदमी क्या चाहता है, जब अलोन होता है तो उस टाइम पे आदमी चाहता है कि उसको कोई साथ दे। तो हम एक ना एक उसको एक मैं एक ऐसा सपोर्ट लेके चल रहा था कि हाँ मेरे साथ है। तो क्योंकि अब घर वालों से हम बोल नहीं सकते हैं, घर वाले भी, क्योंकि हम घर वालों से हम कितना ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने साथ यारी दोस्ती भी सब छूट गई कहीं ना कहीं। उस टाइम पे कौन आपका साथ देगा, तो एक वो मैंने उम्मीद रख ली थी। तो वहाँ पे उसने छोड़ दिया, तो मैंने रीज़न पूछा, रीज़न उसने स्टूपिड से रीज़न दिए। और वो भी टीनेज में ही थी, 12th पास आउट हुआ था, फर्स्ट ईयर में ऐसी कुछ थी, तो शायद उसका कोई और के साथ रिलेशन स्टार्ट हो गया था और मेरे को कोई ऐसे ही के छोड़ दिया गया। और उस बीच मैंने बहुत कोशिश करी उसको मनाने की कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रीम भी दिखाए थे, बोले थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब कि स्टेज में मैं मतलब उसको मैंने सारे जो आज जी रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ को बताई, तो उसको उसने एक जो उस समय आपका ड्रीम था, हाँ, उसने सीधे एक ही चीज़ बोली, चल बे। अच्छा। एक वैसी लैंग्वेज में ना, तो चल बे। तो बड़ा मतलब बुरा लगा था बहुत चीज़ें। और एक बार मैंने मूवी के लिए टिकट ली हुई थी, तो मैंने बोला कि कल मूवी देखने जाएंगे, मैंने ले ली थी। तो उसने बोला सुबह सुबह कि एक कोई हमारे उत्तराखंडी एक्टर हैं, उन्होंने बोला कि ना ये यहाँ आ रहे हैं, पुराने एक्टर है, यहाँ आ रहे हैं, तो तेरे से तो मैं कभी भी मिल लूँगी, मैं इनसे मिलूँगी आज। अच्छा। तो उस टाइम पे यार देखो फाइनेंशियली भी उतनी चीज़ें नहीं, तो मैंने टिकट वगैरह लिए थे, तो मैंने टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी, वो वहाँ मिलने चलेगी शायद किसी के साथ। और मैं मतलब वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि यार अहमियत लाइफ में आपकी तब है जब आप कुछ हो, या फिर जब आपको एक सही पार्टनर मिले। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आने लगी थी कि यार ये चीज़ें बहुत उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा हो गया था ना अंदर से, मतलब एकदम अलोन सा बिल्कुल। तभी मैं बोला कि जब मैं वहाँ डांस करने जाता था अकेले अकेले, मैं सैड सॉन्ग लगा के डांस करता था, जैसे मैं तो तेरा मन भरिया, किस्मत बदल, मतलब वो अपने हिंदी गाने होते थे, तब मैंने पहाड़ी स्टार्ट करा हुआ था। बट मेरे को जो मज़ा आता था उन दिनों, तो क्योंकि अगर हार्ट ब्रोकन हो तो आपको वाला एकदम जिसमें हम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाए, मैं तो यही करता था जंगलों में जाके, या मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद, तो एक पागलपन वाला ऐसा डांस करता था ऐसे ही। तो उस टाइम पे मतलब मैंने डांस, मैं बोलूँगा वो मेरा दवाई का काम किया। ओके। जैसे होता है ना, ज़्यादातर लोग कैसे होता है ना कि अगर ऐसा कुछ हार्ट ब्रोकन होता है या लाइफ में कुछ बुरा होता है तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या फिर ज़्यादातर केसों में मैंने जो अपने साथ भी जो लोग देखे हैं, जो मेरे भी दोस्त लोग होते हैं, ज़्यादा नशे की तरफ चले जाते हैं अगर ऐसा कुछ होता है लाइफ में। तो मैंने अपना नशा डांस बनाया, डांस के थ्रू मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, और मैंने डांस ही इसी से शुरू किया। मतलब कि जब अपने, क्योंकि ऑप्शन कुछ था नहीं, तो मुझे इसी में मज़ा आने लगा डांस में। तो मैं डांस को एक नशा बनाते हुए चलते गया, और धीरे धीरे जब 1 साल हुआ, 2022 बीता, और जब मैं मूव ऑन होना शुरू किया, और जब मैं अपना इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू किया, और पहाड़ी गानों को लेके मेरे अंदर एक अलग कंटेंट वाइज मैंने जब फिर से एक बोलते ना ज़िंदगी शुरू करी। मैं ताइक्वांडो छोड़ चुका हूँ, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, सब आपका एक साइड है, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब कुछ एक नई जर्नी, नया स्टाइल, लोग जुड़ रहे हैं। तो ये चीज़ फिर मैंने वहाँ से अपने आप को मूव ऑन करके फिर ये चीज़ स्टार्ट करी मैंने, सब कुछ अपना क्योंकि देख लिया ना, प्यार करके भी देख लिया, लोगों के ताने भी सुन लिए, एक पल के लिए घर वालों को भी, मतलब क्योंकि फेस आप तभी करोगे जब आप कुछ हो। अगर आप कुछ नहीं और घर जा रहे हो, घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी,
ऐसा होता है, और ऐसा एक्चुअल में होता है कि अगर आप कुछ ना भी हो तो आपको घर पे भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ समझ में आ गई थी कि यार कहीं ना कहीं अब आप कुछ बन के ही घर में जाओ, इसलिए मैं कभी घर भी बहुत कम जाता था। तो वो एक मोमेंट, वो एक टाइम रहा ऐसा जो बहुत डाउन टाइम था, और वही डाउन टाइम मैंने बताया ना आपको कि वही डाउन जो टाइम होता है इंसान को बनाता है। जब आप गिरते हो, जब आप उठना सीखते हो, आप गिरोगे उठोगे, और वही जर्नी आपको ना इतना मजबूत बना देगी कि आप जब सक्सेस की ओर जाओगे तो वो आपको कभी भी फिर दोबारा गिरने नहीं देगी। वो क्योंकि हम बहुत कुछ फेस करके आ चुके होते हैं, तो वो टाइम आपको मजबूत भी बनाता है। तो ये चीज़ सीखी। तो सर आपने बहुत सही कहा कि दिल टूटने के बाद या तो इंसान बर्बाद ही हो जाता है या तो आबाद ही हो जाता है। आपके ड्रीम्स जो आप अभी जी रहे हो वो उस समय आपने साझा किए थे, लेकिन उसको एज अ मजाक लिया गया। तो कभी आपने ऐसा नहीं बोला कि उस समय तो डायलॉग चलता था कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो आज अभी बातचीत होती है, या जैसे आप इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाए, तो कभी ऐसी बातचीत हुई कि जो मैंने सपने देखे थे आज मैंने वो पूरे करके दिखाए? बात हुई थी, बीच में होती थी, मतलब अप्रिशिएट भी किया उसने, बट फिर बोलते हैं ना जब धागा टूट जाता है तो फिर गांठ पड़ जाती है। फिर आप अपने आप को कितना ही जोड़ना चाहोगे, नहीं जुड़ता है, मतलब तो फिर चीज़ें नहीं हो पाई फिर भी, क्योंकि आप बहुत लंबा गैप है ना, आप चाह के भी आप नहीं ना अपना सकते हो, ना फिर आपका दिल करता है, क्योंकि यार जो आपका मुश्किल वक्तों में कभी साथ ना दिया हो तो फिर आप कैसे ही फिर उसको आप दिल से कभी उस चीज़ को चाह नहीं पाओगे। तो फिर कोई नहीं, बट जब चीज़ें बदली तो फिर बहुत कुछ चेंज हो गया था। मैं बहुत इन चीज़ों से निकल चुका था और बहुत कुछ पता लग चुका था क्या है क्या नहीं है, क्या करना है, क्योंकि जर्नी में बहुत कुछ देखो आज भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट वो चीज़ सब सीखने को मिलता है अपने को। तो मैंने वो चीज़ को कहीं ना कहीं फिर मैंने वो चीज़ कभी सोची नहीं कि अब ऐसा कुछ दोबारा करना है, कोशिश भी नहीं करी फिर मैंने कभी। सही बात सर, बुरे वक्त में जो साथ देता है वो हमेशा याद रहता है, और जो साथ नहीं देता है वो भी हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। तो आपने कभी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है? हाँ जी, अभी मैं 2 प्रोजेक्ट करके आया हूँ, बहुत जल्द वो भी रिलीज़ होंगे। अभी मैं कुछ हरियाणवी सॉन्ग, एक पंजाबी सॉन्ग, और जी म्यूज़िक कंपनी में मेरा गीत हम तेरे हो गए वो आ चुका है। जी म्यूज़िक कंपनी वो भी इंडिया की टॉप यूट्यूब चैनलों में से एक है, और हरियाणवी, पंजाबी और बाकी 2 बॉलीवुड के जो कि गीत आने हैं, चल रहा है अभी, क्योंकि वो भी एक ड्रीम है कि बॉलीवुड में भी काम करें। तो जैसे आपने बाहर की इंडस्ट्री में भी काम किया है, उत्तराखंड की इंडस्ट्री में तो आप काम करते ही हुए आए हैं, तो दोनों इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस लगता है आपको? प्रोफेशनलिज्म का मतलब बाहर काम को लेके बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल हैं, इधर भी हैं, इधर अब होने लग गए हैं। स्टार्टिंग जब की थी तो तब चीज़ें बहुत यहाँ पे ना हर चीज़ ऐसा कर दी जाती थी कि हाँ चलो निपटाओ करो, या फिर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ की जाती थी गानों में। मतलब आज बहुत बेहतर है, आज अब लोग यहाँ पे प्रोफेशनल होने लग गए। और जब मैंने पहले भी एज अ बैकग्राउंड डांसर भी डांस किया है बॉलीवुड गानों में, पहले 7-8 साल पहले करे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे मुझे जो चीज़ें लगती हैं एकदम लोग काम को लेके पैशनेट भी हैं, और जो प्रोडक्शन टीम है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। और जैसे उनका 7 बजे मतलब 7 बजे होता है, और हमारे यहाँ का 7 बजे मतलब 9 बजे होता है। मतलब हम 7 बजे बोले तो 9 बजे से हमारा काम शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे 7 बजे मतलब 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो जो उनके असिस्टेंट हैं जो उनकी वाट लग जाएगी। ये चीज़ें मैंने लाइव देखी हुई हैं, और बहुत मतलब वो ऐसा होने ही नहीं देते पहले, तो अगर हो गया तो फिर उनकी खैर नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें ऊपर नीचे है, बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। मतलब एक एक मिनट कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार ज़्यादा कहाँ मिलता है, बाहर मिलता है या उत्तराखंड में मिलता है? होने को उत्तराखंड में भी मिलता है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, जैसे दिल्ली जाता हूँ, इस बार मैं दिल्ली वगैरह गया था, या फिर जो बाहर जाता हूँ, जब बाहर लोग ज़्यादा प्यार इधर भी मिलता है, बट बाहर ना लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम, क्योंकि यहाँ तो मैं मिलते जुलते रहता हूँ इधर उधर। बाहर जब मैं इस बार इंदिरापुरम में था, अभी मैं बीच में कुछ काम से गया था, तो मैं ऐसी गली में मैं मास्क पहन के घूम रहा था। तो इंदिरापुरम में ना बहुत पहाड़ी लोग हैं, तो वो ना मेरे को एकदम चीज़ें पहचान लिया उन्होंने एकदम से। और वहाँ पे मतलब दुकानों से लोग मिलने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार देखो लोग
एकदम मास्क वास्क में भी पहली बार जा रहा हूँ और तब भी पहचान ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का वो प्यार ही है, क्योंकि दिल्ली में रह के, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर हम जब बाहर कभी आप उनसे पूछो जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो पहाड़ को लेके अलग ही प्यार आ जाता है। जब आप पहाड़ में रहोगे ना तो आपको उतना लगेगा नहीं, क्योंकि हम पहाड़ में ये चीज़ें यहीं पे जी रहे हैं। जब मैं दिल्ली रहा था कुछ डांस वगैरह सीखने के लिए, तो मैं बिल्कुल ऐसा मन उदास हो जाता जब मैं दिल्ली में होता था कि यार पहाड़ को मैं कब देख पाऊँगा, पहाड़ों को, मतलब वो अलग ही एक फीलिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर लोग रहते हैं तो वो पहाड़ को लेके उनका अलग ही प्यार होता है, खासकर जो दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो वो बहुत प्यार देते हैं, वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही से। तो एज अ कोरियोग्राफर पहले क्या चैलेंजेस होते थे और अभी कितना सुधार हो गया है या और सुधार होना बाकी है? पहले चैलेंजेस इसलिए थे, पहले क्योंकि सेम पैटर्न में म्यूज़िक होता था, तो आदमी सेम पैटर्न में क्या होता था, कोरियोग्राफर को मतलब ज़्यादा ना फ्रीडम नहीं थी। आदमी एक ही उसमें डांस करते थे, एक ही बीट ताल जो भी हमारी, वो कहीं ना कहीं रिपीटेशन में होते थे ज़्यादातर। तो हम उतना ओपन कभी चीज़ें अलग करने की कोशिश भी करी गई, बट अलग करने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए। आज जैसा हमारा मॉडर्न म्यूज़िक है, SRV चैनल से गाना आया था मॉडर्न कुमाऊँ, अंग्रेजी मैडम, उस पे मैं अपनी लाइफ का मैं पहला गाना ऐसा सुना जिसमें मुझे बेस तगड़ा लगा, जैसे ना अंग्रेजी मैडम, वो ना बड़ा मुझे म्यूज़िक ऐसा भा गया ना। तो मेरी उसमें मैंने ना उस पर मैंने रील बनाई थी, उस टाइम पे रील बनाई थी, तो वो रील भी मेरी काफ़ी वायरल गई थी अंग्रेजी। तो मेरे को लगा यार म्यूज़िक बहुत चेंज हो गया है उस टाइम पे। तो पहले गाना मैंने ऐसा देखा जिसमें होने को उससे पहले भी म्यूज़िक आया होगा और भी गाने थे, लेकिन मेरे को जो इम्पैक्ट किया जो गाना, वो अंग्रेजी मैडम था, जिसमें म्यूज़िक बड़ा तगड़ा लगा मुझे। और तब मैंने सोच आ गया यार जब म्यूज़िक चेंज हो चुका है तो डांस क्यों नहीं। तो वो कोशिश थी मेरी कि यार म्यूज़िक भी चेंज हो रहा है तो डांस भी चेंज होना चाहिए। डांस की एनर्जी के हिसाब से भी तो, म्यूज़िक की एनर्जी के हिसाब से भी तो डांस होना चाहिए ना। अगर एकदम बेस वाला डांस है तो डांस भी तो वैसे ही तड़क भड़क वाला होना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी फिर वैसा ही कुछ डांस भी क्रिएट करूँ। उसके बाद तो देवुली जयपुरिया साड़ी आया, तो उसमें फिर हमने थोड़ा कोशिश करी कि थोड़ा मॉडर्न तरीके से करने की। फिर देवुली जयपुरिया साड़ी में हमने थोड़ा अलग किया। तो पहले गानों में नॉर्मल चीज़ें होती थी और आज एक्सपेरिमेंट हो रहा है म्यूज़िक में। म्यूज़िक भी नया नया अच्छा बनने लग गया, लिरिक्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी कोरियोग्राफ करना थोड़ा सा आसान बोलूँगा, क्योंकि आज हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धुन है, अलग अलग खुल गए ना लोग अब थोड़ा म्यूज़िक में भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डांस में भी हो रहा है, और लोग भी अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। क्योंकि पहले कलाकार, बहुत कम कलाकार ऐसे होते थे जो एज अ करियर आते थे, आज एज अ करियर लोग अब आ रहे हैं। एक टाइम था जब लोग टाइम पास के लिए आते थे, कुछ ही होते थे जो प्रोफेशनल होते थे, अदरवाइज़ जो हीरो हीरोइन बनने आते थे या फिर पीछे डांस करने, वो सब हाँ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम गाने कर लेते हैं। बट आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, आज कहीं ना कहीं लोग प्रोफेशनली काम करने आ रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छा है कि आज हमारे पास थोड़ा खुल के काम करने का हमारे पास है मौका। सर, मॉडर्न कुमाऊँ का आपने सुर लगाया था लेकिन आप रुक गए। हमने आपकी डांसिंग स्किल्स तो कई बार देखी है, क्यों ना आज सिंगिंग भी हो जाए। यही वाला गाना गाना है कोई जो आपकी मर्जी, ये भी गा सकते हैं, दूसरा भी गा सकते हैं। मैं कुछ मतलब मस्त जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो गाना गाना चाहूँगा। एक बहुत पुराना गीत है, सुना होगा आपने। आज पानी जाऊँ जाऊँ भोल पानी जाऊँ जाऊँ पुरखिन तने जोला स्टेशन सामा पूजय दे मालय पछिल वीराण वे जोला वीराण वे जोला। तो सर, जैसे आप सिंगिंग इतनी अच्छी करते हैं तो कभी आपने सिंगिंग की तरफ जाने का नहीं सोचा? सिंगिंग भी करूँगा, बट मेरा ये पर्सनल एक इंटरेस्ट मेरे को अभी भी जगना शुरू हुआ है। अच्छा। मतलब कोशिश कभी इन फ्यूचर में कभी खुद का लिखा हुआ गाना या खुद का जो मुझे लगेगा कि गाना गाना चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कभी गाने की। क्योंकि अब हम इसी उस पर हम वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक ना हमारे अंदर वो एक अलग ही जगह बना लेता है। तो यही है कि मतलब मुझे म्यूज़िक अब पसंद आना बहुत पसंद है अभी, बहुत ज़्यादा। जैसे डांस तो आपकी पैशन है, हॉबी की बात करूँ तो हॉबी क्या क्या है? हॉबी
जैसे ड्राइंग जो अभी छूट चुका है मेरा, बट वो टाइम मिल नहीं पाता है। सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, मैं टाइकोंडो प्लेयर रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स भी बहुत मन करता है और मैं कभी कभी प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं वो बाकी एज अ मतलब प्रोफेशनली तो मुझे अब इतनी चीज़ें होती हैं कि मुझे अब ज़्यादा मौका मिल नहीं पाता वो चीज़ करने में, बट मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी गाना गाने की, कभी टाइकोंडो करने की, कभी स्पोर्ट्स करने की। और मुझे बाकी जो मेरा ड्रीम था कि हर जगह एक्सप्लोर करना, वो तो हमारे प्रोफेशन के साथ हो ही जाता है। हाँ। शूटिंग में इधर उधर जाना, ये वो, तो बस यही चीज़ें हैं हॉबी में। जो मेन चीज़ है, मेरे को उत्तराखंड में हर जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, लोगों के बीच जाके उनकी चीज़ों को सुनना, उनको जानना। हमारे कल्चर में, हमारे जो उत्तराखंड में जितने अलग अलग कल्चर है ना, अलग अलग मतलब जगहों की अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनसे मैं मिल पाया। जैसे रंग होती है हमारे यहाँ धारचूला मुनस्यारी साइड, वो मुझे बहुत पसंद है। धारचूला मुनस्यारी साइड रंग समूह के लोग होते हैं, वो ना एक अलग ही शौकीन लोग होते हैं। अच्छा। मतलब उनके अंदर कला को लेके अलग ही प्रेम होता है। मैंने देखा मुनस्यारी धारचूला में, मतलब उनको मैं हर जगह एक्सप्लोर किया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत प्यारे लोग होते हैं और कला को लेके बहुत, वो कला में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो मुझे बहुत पसंद है। जौनसार है इधर देहरादून में, गढ़वाली है, कुमाऊनी है। कुमाऊनी में भी अलग अलग जगहों की अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा उत्तराखंड जो है कल्चर को लेके बहुत डेडिकेट बोल सकता हूँ, या बहुत इस चीज़ को लेके वो लोग बहुत खुल के मनाते हैं त्योहारों को, अपने कल्चर को। वो चीज़ अच्छा लगता है मुझे उत्तराखंड की। आजकल तो हर जगह मनाया जाता है। तो जैसे आप कोरियोग्राफर हैं, आपका फेवरेट डांस फॉर्म क्या है? अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूँ तो वो मेरा खुद का स्टाइल है अभी फिलहाल। अच्छा। जो मैंने क्रिएट किया, क्योंकि ये जो क्रिएट किया है वो बहुत दिल से किया मैंने, बहुत टाइम लगाया, बहुत टाइम लगा। तो आज जब मैं डांस करता हूँ तो मुझे अपने ही डांस में फील आता है। बहुत लोग अच्छा करते हैं, बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं, बट मैं अब अपने जोन में कहीं ना कहीं मैं इतना घुल चुका हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो मुझे अभी मतलब जो है कि मुझे ये तो मैं पसंद वाली बात करूँ। अगर आप बोलोगे कि अगर किसी और का पसंद है तो वो मैं बता सकता हूँ, बट हाँ, अगर आप बोलोगे कि स्टाइल पसंद है तो वो अभी मेरे को अपना ही स्टाइल में जोन में डांस करना अच्छा लगता है। मतलब पहले खुद से प्यार करोगे तभी दूसरा तुमसे प्यार करेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, लेकिन आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन भी है और रैपिड फायर राउंड भी है। तो अब वहाँ से शुरू करते हैं। डांस करते हुए कभी किसी पे क्रश आया? नहीं। डांस पे पूरा ध्यान रहता है। ओके। हाँ। कभी किसी के स्टेप्स चोरी किए? हाँ, चोरी तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ हम उससे बोलते हैं ना इंस्पायर होके करते हैं। बहुत सारा है, बहुत लोगों से हम बॉलीवुड से भी मैं चीज़ें करता हूँ, या हमारे उत्तराखंड में जो पहले स्टेप हो चुके हैं, जो हमारे कल्चर पे जितने स्टेप पहले के होते हैं हम उनको ऐड भी करते हैं। मैंने बोला मैं स्टाइल ही कुछ फ्यूज़न है, तो फ्यूज़न में हमें लेना ही पड़ते थे उधर से, तो वो तो हाँ नॉर्मल है। आपका गुड लक सॉन्ग कौन सा है? गुलाबी शरारा, जिससे आपको इतना फेम मिला। हाँ जी। ओके। फेवरेट उत्तराखंडी लोकगीत जिस पर आपको डांस करना बहुत पसंद है? मोती माँ। ओके। मोती माँ रंगील मोती माँ जी रहे थे। इतना प्यार उससे क्यों? मैं बहुत बार उसको स्टेजों में भी कर चुका हूँ, बट वो सॉन्ग ऐसा है कि मतलब उस सॉन्ग में मैं मतलब एवरी टाइम डांस कर सकता हूँ, मतलब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने इतने सारे डांस स्टेप क्रिएट किए हैं, हर गाने के लिए अलग डांस स्टेप, लेकिन जितने भी आपने डांस स्टेप क्रिएट किए हैं उसमें आपका सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा? मेरा जो फेवरेट है। हाँ, व्यूज़ के उससे नहीं, आपके मन के उससे। हाँ, जो मुझे पसंद है पर्सनली, पिंगली साड़ी। ओके। हाँ। तो उसके डांस स्टेप बनाने के पीछे कुछ स्टोरी? इसके डांस स्टेप भी मैं बहुत मेहनत करी थी, बहुत टाइम लगाया था, 1 हफ्ता लगभग लगा था। और इसका भी मैंने आधा पार्ट सेट पे ही किया था। अच्छा। और जब हमने शूट होने के पहली जो नाइट थी हमारी, जब हमें रिहर्सल करवा रहा था आर्टिस्ट को, तो ये ऐसा माहौल बन गया था कि मैं पूरी रात सोया नहीं। इस डांस का ऐसा क्रेज़ था कि मैं पूरी रात मतलब एक भी मैंने झपक नहीं लगाई। वो डांस करते करते मैं ऐसा हो गया था कि मैं सो नहीं पाया रात भर। अच्छा। और पूरी टीम इतनी खुश हो गई थी कि मतलब सबको इतना मज़ा आ गया था कि कम से कम हम 1 से 2 बजे तक तो हम डांस ही करते रहे इस गाने में। जितने टीम के मेंबर थे, यहाँ से लेके लाइट मैन तक, सब डांस करने में थे इस गाने में। वो स्टेप कर रहे थे, सब ट्राई कर रहे थे, हमें अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा
मतलब एक अलग ही सा मोमेंट रहा कि मतलब मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया। ओके, तो ये बहुत गाना अच्छा था। अनुभव रहा होगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसमें से आपको दो में से कुछ एक सिलेक्ट करना है और बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना है। ओके। तो म्यूजिक वीडियो या स्टेज परफॉर्मेंस? स्टेज परफॉर्मेंस। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। सैड सॉन्ग या लव सॉन्ग? सैड सॉन्ग। प्रभु देवा या रेमो डिसूजा? रेमो डिसूजा। फैंस या हेटर? फैंस। समर या विंटर? विंटर। ढोल या डीजे? ढोल। पहाड़ी म्यूजिक या हिप हॉप? पहाड़ी। बिल्कुल इंदर सही। आर्या या जितेंद्र तोमक्याल? यार देखो इस पे कन्फ्यूजन है क्योंकि जीतू दा भी मैं बहुत पहले से गाना सुनता हूँ और इंदर दा के साथ भी बहुत अच्छा है, तो मैं दोनों कहना चाहूँगा। इसमें चूज करना थोड़ा टफ है। हाँ। Okay. तो मेरा सर आखिरी सवाल यही रहेगा, जैसे कोई फेम पाने लग जाता है तो उसके हेटर्स भी बढ़ जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे सोशल मीडिया पे खासकर जब से सोशल मीडिया बढ़ा है ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। तो आप ट्रोलिंग से कैसे डील करते हैं, नेगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हैं? देखो मैंने अपने आप को पहले समझा लिया था या लोगों ने भी चीज़ें समझ में आ जाती है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग टांग पीछे खींचने आएंगे आएंगे। और एक कहावत है कि जिनमें बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर वो सहने की अगर पावर आ गई ना, इसका मतलब हम मैच्योर भी हो गए हैं और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सभी लोग हमसे खुश नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग अगर हमें ट्रोल कर रहे हैं, जिन लोगों को पसंद नहीं है, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। अगर हम फैंस को प्यार, इतनी दुनिया में अगर हम प्यार को अगर एक्सेप्ट करें तो हमारे अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए हम हेटरों को भी एक्सेप्ट करें। तो बस मैं इसी चीज़ को लेके कूल रहता हूँ और दिल से अपना काम करता हूँ। आके अगर उनके लिए भी मैं कुछ गलत बोल दूँ, चीज़ें बोल दूँ, तो कहीं फिर उनमें मुझे फ़र्क क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे डील करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आप बोलो, कोई बात नहीं, वो आपको छूट दी गई, आप बोलो। और जो प्यार करने वाले लोग हैं वो तो प्यार ही करेंगे। और जब तक मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि यार मैं अपने लिए नहीं बल्कि हम सभी जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है या फिर हम के लिए काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद है कि लोग आगे भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। हेटर्स तो चलते रहेंगे लाइफ में, तो मैं बस अपने आप को पेशेंस रख के काम करता हूँ, बस ऐसे डील करता हूँ ऐसे। तो कोई सबसे एक बुरा नेगेटिव कमेंट अगर आपको कोई याद हो जिससे आपको थोड़ा असर पड़ा हो, ऐसा कुछ? एक वीडियो मेरी अभी बीच में वायरल हुई थी जिसमें बॉडीगार्ड चल रहा था, सिंगल चल रहा था, तो उसमें लोगों ने बहुत सारा ऐसी चीज़ें बोली कि यार बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, ये है वो है। तो उस वीडियो में मुझे लगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, मैं पब्लिक से एंट्री ली थी, तो जब मैं पब्लिक से आ रहा था तो पब्लिक बहुत क्रेजी हो रही थी। तो मैं अब वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए और मैं पुलिस वाले भी साथ में थे, तो मेरे को वहाँ से वहाँ लेकिन जब मैं एंटर कर रहा था तो वहाँ पे फिर पुलिस वाले इधर को रोक लिया था लोगों ने। तो वहाँ पे मैं सिंगल आया, मुझे पता भी नहीं था कि बॉडीगार्ड पीछे आ रहा है। वो आ रहे थे बट उस वक्त तो वाई भी ऐसी होती कि यार मैं उनको बोला भी रुक जाओ करके, वो बट वो आ गए थे पीछे से। तो बट लोगों ने इसी चीज़ को ट्रोल कर दिया, लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों। बट कहीं ना कहीं लोगों की, क्योंकि यार अब अगर मैं इवेंट करने जाता हूँ, जब वहाँ पे लोग, मैं जो प्यार करने वाले उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है जो हेटर्स लोग होते हैं, थोड़ा कोई पी खाई लोग होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई नेगेटिव वाले लोग होते हैं, हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कोई ज़्यादा चेप होने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम मतलब वो चीज़ रखनी पड़ती है। देखो आप, जब मेरे साथ 2-3 बार चीज़ें ऐसी हो चुकी होती तो उसके बाद ही मैंने रखना शुरू किया। तो लोगों को कहीं ना कहीं अभी वो कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो जो नहीं समझते तो उन्होंने वो चीज़ को एज ट्रॉल यूज़ किया कि ऐसा क्यों। बस तो ये चीज़ थोड़ा मुझे लगा कि यार ये माइंडसेट लोगों का, मतलब क्यों इन लोगों ने ऐसा। बट कोई नहीं, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए हमें। तो ये थे हमारे साथ फेमस कोरियोग्राफर अंकित कुमार जी। इनके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी होंगी पहले से लेके अभी तक। तो ऐसे ही खास मेहमान हम आप सबके बीच लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।